ट्रांसफर फंक्शन निकाला कि यदि कोई सर्किट दिया हुआ है तो वहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से निकालें। इसके बाद में हमने देखा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक्स दिए हुए होते हैं उन सारे ब्लॉक्स को हटा के एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर देते हैं और वो जो सिंगल ब्लॉक होता है वही कहलाता है उसका गेन, राइट। अब हम एक और टेक्निक है जिससे हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, वो होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म हैं वो पढ़नी चाहिए। तो हम देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ को। सिग्नल फ्लो ग्राफ। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे पहली चीज, ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये केवल और केवल लीनियर सिस्टम्स के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। ये केवल और केवल लीनियर सिस्टम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे यदि मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, सपोज x2 कोई एक वेरिएबल है, राइट। इसकी वैल्यू डिपेंड करके सपोज x1 स्क्वायर, राइट। यदि x2 की वैल्यू x1 स्क्वायर के बराबर है सपोज, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज कोई हमें इक्वेशन दी हुई है x3 इज इक्वल टू x1 इंटू x2, राइट। दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन तीसरे वेरिएबल के बराबर है, तो क्या एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो यहां भी हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज आपको दिया हुआ है x4, इसकी वैल्यू है सपोज 5x3, कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस सपोज 5, राइट। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं, यह भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि तीनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो यहाँ हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को अप्लाई नहीं कर सकते। सिग्नल फ्लो ग्राफ विल नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर, राइट। तो सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो केवल किसके लिए अप्लाई होगा? केवल और केवल लीनियर सिस्टम्स के लिए, राइट। अब बात करते हैं इसमें आगे कि भाई जो टर्म हम काम में लेने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में वो क्या है। सबसे पहला हम बोलते हैं नोड। कि नोड क्या होता है? तो नोड को हमने डिफाइन किया है कि नोड होता है जो कि सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करे, राइट। कोई भी एक सिस्टम हुआ, सपोज हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये आपके पास सपोज एक रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर हो गया, ये हो गया इनपुट vi ऑफ t, राइट। यहां आउटकम हो गया v नॉट t, और सपोज इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हो गया i ऑफ t, राइट। तो यहां नोड क्या होंगे? जो कि सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सिस्टम के वेरिएबल्स क्या हैं? यहां सिस्टम का वेरिएबल हो गया, एक तो हो गया VIT, राइट। दूसरा सिस्टम का वेरिएबल हो गया IT, तीसरा सिस्टम का वेरिएबल हो गया V नॉट t। तो यहां तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, तो यहां कितने नोड होंगे? यहाँ तीन नोड हो गए। एक सपोज इस वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय यूजिंग x1, कोई एक वेरिएबल, राइट। ये हो गया VIT को रिप्रेजेंट करने वाला सपोज। दूसरा हो गया x2 जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? IT को। और तीसरा हो गया x3 जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V नॉट t को। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नोड है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिस्टम के वेरिएबल्स को। तो अब सिस्टम के वेरिएबल क्या थे? VIT, IT और V नॉट t। तो हमने क्या कर दिए, यहां नोड बना दिए। नोड क्या हो गए? x1, x2 और x3। तो ये जो नोड होंगे ये सिस्टम के वेरिएबल VIT, IT और V नॉट t इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई समझ में? ये तो हो गई नोड के बारे में कि सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन वेरिएबल्स को या इन नोड्स को हम किस तरह से लगाते हैं? इन नोड्स को हम लगाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं इसको हम लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। जैसे
यदि मैं VIT की बात करूं तो सबसे पहले आया VIT, लेफ्ट टू राइट हमें वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते जाना है। इस VIT के बाद में दूसरा वेरिएबल आता है IT, ये हो गया IT, और इसके बाद में तीसरा वेरिएबल आता है V0T। तो हमने क्या किया, इनको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया, सिस्टम के वेरिएबल्स को हमने लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया, राइट। तो VIT क्या हो जाएगा, X1, IT हो गया X2 और V0T हो गया X3। बात आ रही है समझ में। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ नोड के बारे में बात करते हैं कि नोड क्या होते हैं। नोड वो होते हैं जो कि सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम के वेरिएबल यहाँ 3 थे, VIT, IT और V0T। तो यहाँ हमने 3 वेरिएबल बना दिए, X1, X2 और X3। ये जो वेरिएबल्स रहेंगे ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने अरेंज कर दिया, राइट। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाई नोड सिस्टम के वेरिएबल्स को तो रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी जो नोड की जो वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। नोड की जो वैल्यू होती है वो केवल और केवल इनकमिंग ब्रांच के ऊपर निर्भर करती है, उसकी वैल्यू आउटगोइंग ब्रांच के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जैसे मान लो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सपोज X1, दूसरा हो गया X2, तीसरा हो गया X3। यहां से एक गेन जा रहा है किसके पास, वेरिएबल X4 के पास, इसका गेन हो गया सपोज G1। इसी तरह से यहां X2 के पास से यहां X4 पर एक गेन गया, वो हो गया G2। सिमिलरली यहां एक और गेन जा रहा है X3 से, वो हो गया सपोज G3, राइट। इस X4 वेरिएबल से ये नोड हो गए X1, X2, X3, X4, ये सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया सपोज वेरिएबल X5 विद अ गेन G5, और यहां एक वेरिएबल हो गया X6, सपोज इसका गेन हो गया लाइक G6। ये हमने सिस्टम के वेरिएबल्स बना दिए X1, X2, X3, X4, X5 और X6, ठीक है। ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यहां का गेन हो गया G1, G2, G3, G4, सॉरी G5 और G6। तो हमने क्या बोला कि जो नोड होगा उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, केवल और केवल इनकमिंग ब्रांच के ऊपर, उसकी वैल्यू आउटगोइंग ब्रांच के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे यदि मैं इस X4 नोड के बारे में बात करूं कि X4 नोड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, X4 नोड यहां से देखो इनकमिंग ब्रांच एक X1 से है, एक X2 से है, एक X3 से है, एक X3 से है। यहां आउटगोइंग ब्रांचेज हैं X5 पर और एक आउटगोइंग ब्रांच है X6 पर। तो इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, केवल और केवल इनकमिंग ब्रांच, मतलब X1, X2 और X3 पर। X1 से यहां एक गेन जा रहा है G1, तो इस नोड पर आने वाला टोटल गेन, यहां टोटल आउटकम क्या हो जाएगा इसके द्वारा, ये हो जाएगा G1 X1, राइट। इसी तरह से X2 नोड से एक और गेन आ रहा है यहां G2, तो इसकी वैल्यू हो गई G2 X2 प्लस एक और वैल्यू X3 से यहां एक और गेन आ रहा है G3, तो ये हो जाएगा X3 G3। तो ये जो नोड है X4 उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करी, केवल और केवल इनकमिंग ब्रांचेज, ये तीनों ही इनकमिंग ब्रांचेज है, इसकी वैल्यू इन पर डिपेंड नहीं करेगी, राइट। इसी तरह से यदि मैं X5 नोड के बारे में बात करूं तो X5 नोड क्या हो जाएगा, यहां से गेन आ रहा है G5, कौन से वेरिएबल से या कौन से नोड से, X4 नोड से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब G5 इंटू X4, राइट। इसी तरह से X3 यदि वेरिएबल है, यहां भी इनकमिंग ब्रांचेज आई है, इनकमिंग ब्रांचेज X4 और G6 X4, आता है समझ में। तो जो नोड होगा उसकी वैल्यू केवल और केवल इनकमिंग ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू आउटगोइंग ब्रांच के ऊपर निर्भर नहीं करती है, जैसा कि हमने X4 नोड के लिए। आता है समझ में। ये तो बात हुई एक नोड की। अब एक और, अब नोड को ही हमने एक जनरल स्पेसिफाई किया, एक तो होता है इनपुट नोड
और एक होता है आउटपुट नोड। इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है? ऐसा नोड जिस पर केवल और केवल आउटगोइंग ब्रांचेज हों वो कहलाता है इनपुट नोड। ओनली आउटपुट ब्रांचेज वो तो हो गया इनपुट नोड। जैसे यदि मैं यहां इस डायग्राम के लिए बात करूं, इनपुट नोड क्या होंगे, जो जिस पर केवल आउटगोइंग ब्रांचेज है। मतलब यदि मैं x1 की बात करूं तो क्या x1 इनपुट नोड होगा? बिल्कुल x1 इनपुट नोड होगा, क्योंकि यहां से केवल आउटगोइंग ब्रांचेज है, कोई भी ब्रांच यहां इनकमिंग नहीं है, तो ये हो गया आउटपुट नोड, राइट। इसी तरह से x2 ये भी आउटपुट नोड हो जाएगा और x3 ये भी आउटपुट नोड हो जाएगा। केवल और केवल आउटगोइंग ब्रांचेज हो, कोई भी इनकमिंग ब्रांचेज नहीं है, तो वो हो जाएगा इनपुट नोड। यदि अब हम बात करें आउटपुट नोड की, इनपुट नोड में हमने क्या बोला था, केवल कौन सी ब्रांचेज हों, आउटपुट ब्रांचेज। आउटपुट नोड ऐसा नोड जिस पर केवल और केवल इनकमिंग ब्रांचेज हैं, राइट। यदि मैं x5 और x6 नोड की बात करूं तो इस पर केवल और केवल इनकमिंग ब्रांचेज है, तो ये जो नोड है x5 ये हो गया आउटपुट नोड। इसी तरह से x6 जो है ये भी क्या हो जाएगा, आउटपुट नोड। केवल और केवल इनकमिंग ब्रांचेज है, ओनली इनकमिंग ब्रांचेज। राइट, कोई भी आउटगोइंग ब्रांच नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आउटपुट नोड। बात आई समझ में? क्या ये जो x4 नोड है, क्या ये x4 नोड इनपुट नोड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से आउटगोइंग ब्रांचेस भी हैं, तो ये इनपुट नोड नहीं होगा। क्या ये आउटपुट नोड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से आउटपुट ब्रांचेस भी निकल रही हैं। इनपुट नोड होने के लिए क्या मस्ट है, केवल आउटपुट ब्रांच होनी चाहिए, यहाँ इनपुट ब्रांचेस भी हैं, राइट। आउटपुट नोड होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल इनकमिंग ब्रांचेस होनी चाहिए, यहाँ आउटगोइंग ब्रांचेस भी हैं। तो x4 जो नोड है वो ना ही तो इनपुट नोड रह पाएगा और ना ही आउटपुट नोड रह पाएगा, इसको एक जनरल नोड हमने कंसिडर कर लिया। तो x1 x2 x3 ये तो हो गए इनपुट नोड, इसके बाद आउटपुट नोड क्या हो गए, x5 और x6। बात आई समझ में? ये तो बात हुई नोड के बारे में कि यदि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है उसमें हमें क्या x1 x2 x3 इस तरह से टर्म दी हुई होती हैं, तो हमने बोल दिया कि नोड क्या होंगे, जो सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो नोड कहलाते हैं। इसके बाद में इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है। नोड की वैल्यू किसके ऊपर निर्भर करती है, केवल और केवल इनकमिंग ब्रांचेस के ऊपर निर्भर करती है, इसकी वैल्यू आउटगोइंग ब्रांच के ऊपर निर्भर नहीं करती है, राइट। इससे आगे अभी यदि हम बात करें तो एक टर्म हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड पाथ। एक होता है फॉरवर्ड पाथ और इसी की सिमिलर एक और टर्म है फॉरवर्ड पाथ गेन। एक तो हो गया फॉरवर्ड पाथ और एक हो गया फॉरवर्ड पाथ गेन। ये क्या टर्म होती हैं, इनको हम एक जनरल क्वेश्चन लेके समझते हैं किस तरह से होते हैं। सपोज करो आपके पास वेरिएबल्स हैं, नोड हो गए x1, एक नोड हो गया x2, एक नोड हो गया x3, एक नोड हो गया x4 और एक नोड हो गया सपोज x5।
राइट। हमने यहां आउटकम लिया x5 पर, इनपुट हो गया x1, यहां से गेन है, ये हो गया g1, ये गेन हो गया g2, ये गेन हो गया g3, ये गेन हो गया सपोज 1, लेट इट बी 1। यहां से x1 से x4 पर एक डायरेक्ट गेन गया जिसकी वैल्यू हो गई सपोज g4, राइट। यहां एक फीडबैक पाथ है, यहां भी एक फीडबैक पाथ है, इसका गेन हो गया -h2, इसका गेन हो गया -h3, राइट। इसी x2 नोड से यहां पर एक और लूप है, ये हो गया -h1, x3 नोड से एक और लूप इसी के ऊपर आ रहा है, इसका फीडबैक पाथ गेन हो गया सपोज -x4, राइट। कोई इस तरह से हमें, ये होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। हमने यहाँ नोड बना दिए जो कि सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ कितने नोड है? 5 नोड है, मतलब यहाँ इस सिस्टम में कितने वेरिएबल हो गए? 5, x1, x2, x3, x4 और x5, राइट। यहाँ से x1 से एक गेन गया x4 पर डायरेक्टली g4, x1 से एक गेन गया x2 पर g1, x2 से x3 गया g2, x3 से x4 गया g3 और हमें आउटकम कहाँ मिला? x5 पर। तो पहली चीज कि भाई फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? ऐसा पाथ जब हम इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाएं, ऐसा पाथ जिसमें हम इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाएं और इस तरह से जाएं कि कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट ना हो, वो कहलाता है फॉरवर्ड पाथ। When we are traversing from input node to output node in such a fashion that no node should be repeated more than one time, right? तो ये हो गया फॉरवर्ड पाथ। जैसे यदि मैं x1 से x5 की तरफ जा रहा हूं तो एक पाथ तो ये है कि मैं x1 से कहां जाऊं? x2 जाऊं, x2 से x3 जाऊं, x3 से x4 जाऊं और x4 से x5 जाऊं, राइट। तो एक पाथ तो हो गया ये फॉरवर्ड पाथ की। यदि मैं बात करूं, पहला पाथ क्या हो गया? मैं x1 से गया x2 पर, x2 से गया x3 पर, x3 से गया x4 पर और x4 से गया x5 पर। तो ये हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ। किसी भी सिस्टम में एक से ज्यादा फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ। यदि हम दूसरा फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि मैं x1 से डायरेक्टली इस गेन के द्वारा x4 पर पहुंच जाऊं और फिर इस x4 से इस गेन के द्वारा मैं x5 पर पहुंच जाऊं, फॉरवर्ड पाथ में हमें करना क्या है? इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाना है और इस तरह से जाना है कि कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने यदि x1 से गए x4 पर और x4 से गए x5 पर, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक फॉरवर्ड पाथ है। क्यों? कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है। x1 से x4 गए और x4 से x5 गए, तो ये भी एक फॉरवर्ड पाथ हो गया, राइट। यदि हम बात करना चाहें कि भाई मैं क्या करूं, x1 से x2 जाऊं, राइट, फिर x2 से x3 जाऊं, वापस यदि मैं इस -h2 गेन द्वारा x2 पर आ जाऊं, तो क्या ये एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है? ये एक फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो x2 नोड है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा। इस सिचुएशन में x2 जो नोड होगा वो एक से रिपीट हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं क्या करूं, x1 से x2 गया, x2 से x3 गया, x3 से x4 गया,
फिर मैं यदि -h3 द्वारा दोबारा x3 पर आ जाऊं, फिर -h2 द्वारा दोबारा x2 पर आ जाऊं, तो क्या ये एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है? नहीं, यह भी एक फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां इस कंडीशन में x2 और x3 जो नोड होंगे वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाएंगे। तो इस सिस्टम को यदि हम देखें तो इस सिस्टम में हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ मिलते हैं? केवल और केवल 2 फॉरवर्ड पाथ प्राप्त होते हैं। एक तो हो गया x1, x2, x3, x4, x5 और दूसरा हो गया x1, x4 और x5। ये तो बात हुई फॉरवर्ड पाथ की। यदि हम फॉरवर्ड पाथ गेन की बात करें तो हमें क्या करना है? जिस फॉरवर्ड पाथ पर हम गए हुए हैं, जिस फॉरवर्ड पाथ से हम इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जा रहे हैं, उन सब का जो गेन है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड पाथ का गेन। जैसे यदि मैं पहले फॉरवर्ड पाथ गेन की बात करूं, पहला जो फॉरवर्ड पाथ था आपके पास x1, x2, x3, x4 और x5, इसका जो गेन होगा वो क्या होगा? ये जो भी गेन है, x1 से x2 का गेन हो गया g1, x2 से x3 हो गया g2, x3 से x4 हो गया g3 और x4 से x5 हो गया 1। इन सभी गेन का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन। तो ये हो गया g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू 1, दैट इज g1, g2, g3। ये हो गया पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन। इसी तरह से यदि हम दूसरे फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या था? मैं x1 से गया x4 पर विद अगेन g4 और x4 से गया x5 पर विद अगेन 1। तो इसका गेन और इसका गेन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा वो हो जाएगा दूसरे फॉरवर्ड पाथ का गेन, मतलब g4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू g4, राइट। तो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कितने मिले? इस डायग्राम को यदि मैं देखूं तो यहाँ हमें 2 फॉरवर्ड पाथ मिले, ठीक है। इन दोनों का गेन हमने निकाल लिया। पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया g1, g2, g3 और दूसरे फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया g4। बात आई समझ में? ये तो चीज हुई फॉरवर्ड पाथ की। अब इससे आगे हमें और भी टर्म देखनी होती है। एक टर्म हम पढ़ते हैं यहाँ, टू नॉन टचिंग लूप्स। टू नॉन टचिंग लूप्स क्या होंगे? टू नॉन टचिंग लूप क्या है? और इसी के सिमिलर एक और टर्म है, टू नॉन टचिंग लूप गेन। एक तो टर्म हम पढ़ते हैं टू नॉन टचिंग लूप, दूसरा हम पढ़ते हैं टू नॉन टचिंग लूप गेन, ठीक है। टू नॉन टचिंग लूप क्या होंगे? ऐसे लूप। पहली चीज तो हम लूप के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे लूप। दो नॉन टचिंग लूप का मतलब हो गया दो ऐसे लूप जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, वो होता है टू नॉन टचिंग लूप। या हम बोल सकते हैं कि दो ऐसे लूप जिनके बीच में कोई भी एक कॉमन नोड नहीं हो, ठीक है, वो कहलाते हैं टू नॉन टचिंग लूप। जैसे यदि मैं इस डायग्राम के लिए बात करूं, देखो यदि मैं इस लूप की -h1 वाले लूप की और -h4 वाले लूप की बात करूं तो देखो -h1 वाला जो लूप है वो किस नोड से रिलेटेड है? ये केवल और केवल x2 नोड से रिलेटेड है। मुझे निकालना है टू नॉन टचिंग लूप। हम किस तरह से निकालें? तो हमने क्या बोला, दो ऐसे लूप जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं हो। ये एक लूप है, ये एक लूप है, राइट। ये अब हमें पता करना है कि ये टू नॉन टचिंग लूप है या नहीं है। तो हम क्या करें कि इनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमें यहां देखने से पता लग रहा है कि कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये टू नॉन टचिंग लूप है। और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, h1 जो था वो केवल x2 से रिलेटेड है, इसी तरह से जो h4 है वो किससे रिलेटेड है, केवल और केवल x3 से। यहां दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो ये हो गया एक टू नॉन टचिंग लूप। तो पहला टू नॉन टचिंग लूप क्या हो गया, एक तो ये लूप और एक ये लूप, पहला टू नॉन टचिंग लूप। क्या यहां और भी टू नॉन टचिंग लूप है? बिल्कुल है। यदि मैं केवल h1 की और इस लूप की बात करूं, h1 लूप, ये तो हो गया पहला टू नॉन टचिंग लूप, राइट।
दूसरा यदि मैं बात करूं H1, ये किससे रिलेटेड नोड हो गया, X2 नोड से रिलेटेड लूप हो गया, राइट। ये जो लूप है ये एक लूप है, जिस नोड से शुरू हो रहा है उसी नोड पर एंड हो रहा है, वो हो गया लूप। लूप क्या होता है, जो जिस नोड से शुरू हो और उसी नोड पर आकर खत्म हो जाए वो कहलाता है लूप। जैसे ये जो है था H1, ये X2 नोड से शुरू हो रहा था और X2 नोड पर ही खत्म हो गया, तो इसको हमने बोल दिया कि ये एक लूप है। इसी तरह से -H4, ये X3 नोड से शुरू हो रहा था और X3 नोड पर ही खत्म हो गया, तो ये भी हो गया यहां लूप। यदि हम बात करें इसकी, क्या ये एक लूप है, ये X2 नोड से शुरू हो रहा है और X2 नोड पर ही खत्म हो रहा है, ये भी एक लूप हो गया। इसी तरह से क्या ये एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये X3 नोड से शुरू हो रहा है और X3 नोड पर ही खत्म हो रहा है, तो ये भी एक लूप हो गया। तो यदि मैं टू नॉन टचिंग लूप से पहले यदि यहां हम बात करें लूप कितने होंगे, तो यहां लूप कितने हो जाएंगे, यहां 4 लूप हो जाएंगे, राइट। 4 लूप कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया ये वाला नोड -H1 वाला, जो X2 नोड से ही शुरू हो रहा है और X2 नोड पर ही खत्म हो रहा है। दूसरा नोड हो गया X3 वाला, गेन हो गया -H4, राइट। इसी नोड से शुरू हुआ और इसी नोड पर खत्म हो गया। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक लूप हो गया, जो जिस नोड से शुरू हो रहा है उसी नोड पर खत्म हो रहा है, X2 से शुरू हुआ और X2 पर ही खत्म हो गया, तो ये भी हो गया एक लूप। इस लूप का गेन क्या होगा, G2, ये तो हो गया G2 और इसका गेन हो गया H2, तो इस लूप का गेन हो गया G2 इंटू -H2, दैट इज -G2 H2, राइट। इसी तरह से ये भी एक लूप हो गया, जो जिस नोड से शुरू हो रहा है उसी नोड पर खत्म हो रहा है। इसका गेन कितना हो जाएगा, G3 इसका और -H3, ये हो गया G3 -H3, ये आ गया -G3 H3। तो यहां हमें पता लगा कि कितने लूप हैं, यहां 4 लूप हैं। एक लूप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अलावा यहां और भी कोई लूप नहीं है। यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या ये एक लूप है, ये एक लूप नहीं है। क्यों, ये स्टार्ट तो X1 से हो रहा है, ठीक है, X1 से X4 पर गया, X3 पर गया, फिर X2 पर आ गया, लेकिन ये वापस से X1 पर नहीं आ रहा है, तो ये जो पाथ होगा ये एक लूप नहीं बनाएगा, ये एक लूप नहीं है। तो इस सिस्टम में केवल कितने लूप हैं, केवल और केवल 4 लूप हैं, और चारों लूप का हमने गेन देख लिया, -H1, G2 -H2, ये -H4 और G3 -H3। अब हम बात करते हैं टू नॉन टचिंग लूप्स की। तो 2 ऐसे लूप जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है। पहली चीज, यहां 4 ही नोड थे, सॉरी 4 ही लूप हैं। इन 4 लूप में हमें देखना है कौन कौन से टू नॉन टचिंग लूप हैं और उनका गेन क्या है। तो यदि मैं इस लूप की और इस लूप की बात करूं तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है। ये X2 नोड से रिलेटेड है, ये X3 नोड से रिलेटेड है, तो ये हो गए दोनों टू नॉन टचिंग लूप। तो पहला हमें पेयर मिला टू नॉन टचिंग लूप का, -H1 और -H4। इसी तरह से यदि मैं इस लूप की बात करूं, राइट, ये लूप हो गया X2 से रिलेटेड, X2 से रिलेटेड, और ये जो लूप है वो किससे रिलेटेड हो गया, ये जो लूप था ये X3 और X4 नोड से रिलेटेड है। यदि हम G3 -H3 वाले लूप की बात करें तो ये रिलेटेड है X3 और X4 नोड से, तो इन दोनों के बीच भी कोई कॉमन नोड नहीं है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये एक पेयर हो गया जो कि टू नॉन टचिंग लूप है। बात आ रही समझ में। तो अभी हमने देखा लूप क्या होते हैं, जो जिस नोड से शुरू हो उसी नोड पर खत्म हो जाए वो लूप कहलाता है, ठीक है। इस सिस्टम में हमारे पास 4 लूप थे, इन चारों लूप के हमने गेन निकाल लिए कि ये गेन हो गए। अब हमने देखा टू नॉन टचिंग लूप क्या है, तो 2 ऐसे लूप जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है। यहाँ हमें पता लगा एक तो ये दोनों नोड है जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है, एक दूसरा ये नोड हो गए जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है। क्या इसके अलावा और कोई टू नॉन टचिंग लूप है, यहाँ और कोई टू नॉन टचिंग लूप नहीं है। क्यों, यदि मैं इस लूप की और इस लूप की बात करूं तो X2 नोड कॉमन नोड आ जाता है,
यदि हम इस लूप की और इस लूप की बात करें तो इन दोनों में x3 नोड कॉमन नोड आ जाता है। यदि इस लूप की और इस लूप की बात करें तो x3 नोड कॉमन नोड आ जाता है। तो केवल हमें कितने 2 नॉन टचिंग लूप पेयर मिले, यहाँ केवल 2 नॉन टचिंग लूप पेयर मिले। एक तो ये पेयर हो गया, एक पेयर ये और ये हो गया। बात आई समझ में? ये तो हो गया 2 नॉन टचिंग लूप। अब बात करते हैं 2 नॉन टचिंग लूप गेन की कि भाई ये जो 2 नॉन टचिंग लूप मिले हमें, एक पेयर तो हमें ये मिला है और एक पेयर हमें ये मिला है, इनका गेन क्या होगा? तो हमें क्या करना है, जो नॉन टचिंग लूप आए हैं उनका जो गेन है उसका प्रोडक्ट कर देना है, वही कहलाता है 2 नॉन टचिंग लूप गेन। जैसे हमारे पास एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला और दूसरा पेयर ये मिला। तो यदि मैं पहले वाले पेयर के लिए गेन निकालूं तो इसका गेन और इसका गेन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। इसका गेन कितना है -h1, इसका गेन कितना हो गया -h4। दोनों को यदि हम प्रोडक्ट कर दें तो ये कहलाता है 2 नॉन टचिंग लूप गेन। तो पहला वाला जो 2 नॉन टचिंग पाथ लूप थे उसका जो गेन है वो हो जाएगा -h1 इंटू -h4, ये गेन आ जाएगा h1 h4, राइट। इसी तरह से जो दूसरा 2 नॉन टचिंग लूप पेयर है, दूसरा नॉन टचिंग लूप पेयर है, एक तो ये और एक ये दोनों आपस में 2 नॉन टचिंग लूप पेयर हैं। इनका जो गेन प्रोडक्ट होगा वही हो जाएगा 2 नॉन टचिंग लूप गेन। इसका गेन आया -h1, इसका गेन आया -g3h3, ये आ गया g3 माइनस माइनस प्लस g3h1h3। बात आई समझ में? तो अभी हमने 2-3 टर्म देखी, एक तो फॉरवर्ड पाथ देखा, लूप देखा और 2 नॉन टचिंग लूप और उनका गेन निकाला। इसी तरह से एक और टर्म होती है 3 नॉन टचिंग लूप पेयर। और इसी तरह से होता है 3 नॉन टचिंग लूप गेन। राइट, 3 नॉन टचिंग लूप क्या होंगे? अभी हमने देखा 2 नॉन टचिंग लूप क्या होते हैं, 2 ऐसे लूप जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं हो, वो कहलाता है 2 नॉन टचिंग लूप। इसी तरह से 3 नॉन टचिंग लूप क्या होंगे? 3 ऐसे लूप जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं हो। यदि मैं इस डायग्राम को देखूं तो क्या इस डायग्राम में 3 ऐसे लूप हैं जो कि आपस में, जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है? तो हमें यहां देखने से पता लग रहा है कि कोई भी 3 ऐसे नोड नहीं है, ऐसे लूप नहीं है जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है। तो इस डायग्राम को यदि हम देखें तो यहां कोई भी 3 नॉन टचिंग लूप नहीं होगा। बाकी और जो डायग्राम है उनमें हमें 3 नॉन टचिंग लूप मिल सकते हैं। इसी तरह से 3 नॉन टचिंग लूप गेन क्या होते हैं? जो आपको 3 नॉन टचिंग लूप मिलेंगे, 3 नॉन टचिंग लूप क्या होंगे? 3 ऐसे लूप जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है, तो वो हो गए 3 नॉन टचिंग लूप। और इन्हीं तीनों लूप का यदि हम गेन प्रोडक्ट निकालें, उनका जो गेन है उनका प्रोडक्ट कर दें, तो वो कहलाता है 3 नॉन टचिंग लूप गेन। बात आई समझ में? 3 नॉन टचिंग लूप, कोई कॉमन नोड नहीं हो 3 लूप के बीच में, उनका गेन हो गया 3 नॉन टचिंग लूप गेन। इसी तरह से आता है 4 नॉन टचिंग लूप। 4 नॉन टचिंग लूप, 4 नॉन टचिंग लूप में क्या होंगे? 4 ऐसे लूप जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है, वो हो गया 4 नॉन टचिंग लूप। और उन्हीं का जो गेन प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 4 नॉन टचिंग लूप गेन। इसी तरह से 5 है, इसी तरह से 6 है, इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो ये टर्म हमने अभी पढ़ी इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कि भाई नोड क्या होते हैं। ठीक है, नोड क्या होते हैं? जो कि सिस्टम के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाते हैं नोड। इनपुट नोड जिसमें केवल आउटगोइंग ब्रांचेज हों, आउटपुट नोड जिस पर केवल इनकमिंग ब्रांचेज हो। नोड होता क्या है? नोड की वैल्यू जो होती है वो केवल और केवल इनकमिंग ब्रांच के ऊपर निर्भर करती है।
इसके बाद में हमने देखा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ क्या है? जब हम इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ इस तरह से जाएं कि कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो, तो वो पाथ कहलाता है फॉरवर्ड पाथ। जैसे हमने यहां देखा 2 फॉरवर्ड पाथ मिले, राइट। फॉरवर्ड पाथ गेन क्या हो जाएंगे? इनका जो प्रोडक्ट का, इन फॉरवर्ड पाथ का जो गेन रहेगा उसका यदि हम प्रोडक्ट निकाल लें तो वो कहलाता है फॉरवर्ड पाथ गेन। इसके बाद में हमने देखा लूप क्या होता है, जो जिस नोड से शुरू हो उसी नोड पर आकर खत्म हो जाए वो कहलाता है लूप। और इन लूप का गेन क्या हो जाएगा? लूप गेन क्या हो जाएगा? ये जो लूप आए आप उनका गेन का प्रोडक्ट निकाल लो, वही कहलाता है लूप गेन, राइट। इसके बाद में हमने देखा 2 नॉन टचिंग लूप, ऐसे 2 लूप जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं हो, यहाँ में 2 लूप पेयर मिल रहे, राइट। उन्हीं का जो गेन होगा वो कहलाता है 2 नॉन टचिंग लूप गेन। इसी तरह से हम 3 नॉन टचिंग लूप, 4 नॉन टचिंग लूप के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो हो गया एक जनरल डिस्कशन फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब हम पता करते हैं कि हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करते हैं, राइट। अब इसके आगे हम देखते हैं इस सिग्नल फ्लो ग्राफ यदि हमें दिया हुआ है तो हम किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन निकालें। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला काम में लेते हैं जिसको हम सब जानते हैं, वो होता है मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि मेसन्स गेन फॉर्मूला है क्या। मेसन्स गेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ यदि सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है तो हम मेसन्स गेन फॉर्मूले की हेल्प से आराम से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। बस थोड़ी बहुत हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ये होता है आउटपुट वेरिएबल, लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। इसका फॉर्मूला जनरल यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो ये हो गया P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Pk डेल k होल डिवाइड बाय डेल्टा। बात आई समझ में? क्या है ये? P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 अप टू सो ऑन Pk डेल k डिवाइड बाय डेल्टा। Pk क्या होता है? यहाँ ट्रांसफर फंक्शन हो गया ये TF। Pk क्या है? Pk होता है kth फॉरवर्ड पाथ गेन, kth फॉरवर्ड पाथ गेन। मतलब पहला फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया तो P1 हो गया, दूसरे पाथ के लिए हम बात करें P2 हो गया, यदि हम k फॉरवर्ड पाथ के लिए बात करें तो ये हो गया Pk, kth फॉरवर्ड पाथ गेन, राइट। इसी तरह से जो डेल है वो क्या होता है? डेल्टा होता है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, सम ऑफ लूप गेन प्लस sum of the gain product of two non-touching loop माइनस के बाद में अब हम साइन काम में लेंगे, सॉरी माइनस पहले काम में लिया, फिर प्लस, फिर अगेन माइनस, सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग
लूप, राइट। इसी तरह से फिर आज हम प्लस, इसके बाद आ जाएगा सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप, फिर माइनस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 5 नॉन टचिंग लूप, राइट। इसी तरह से हम डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात हुई पी के क्या हो गया, डेल क्या हो गया। अब हम बात करते हैं कि डेल के क्या होता है। डेल के क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेल्टा मतलब इसे डेल्टा की वैल्यू, राइट। वैल्यू ऑफ डेल्टा विच डज नॉट touch the which does not touch the kth forward path, राइट। डेल्टा की वह वैल्यू जो kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। बाकी इस फॉर्मूले से सिग्नल फ्लो ग्राफ यदि दिया हुआ है तो हम इजीली ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। पहला ट्रांसफर फंक्शन हो गया P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 अप टू सो ऑन Pk डेल T डिवाइड बाय डेल्टा। Pk है kth फॉरवर्ड पाथ गेन, डेल हो गया 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। डेल के क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेल्टा विच डज नॉट टच द kth फॉरवर्ड पाथ। डेल्टा की वह वैल्यू जो kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है। अब हम यदि एक क्वेश्चन लेके समझें कि भाई मेसन्स गेन फॉर्मूले से हम किस तरह से निकाल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन, वो देखो क्वेश्चन करते हैं हम एक वही जो हमने अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया था हम उसी को डील कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया x1 यहां हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। ये आउटपुट नोड है, केवल इनकमिंग ब्रांचेज है, इस पर केवल आउटगोइंग ब्रांचेज है। ये इनपुट वेरिएबल हो गया, तो ये हो गया x5 डिवाइड बाई x1 बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अप टू सो ऑन Pk डेल T डिवाइड बाई डेल्टा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पहली चीज P क्या है, kth फॉरवर्ड पाथ गेन। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं कि भाई फॉरवर्ड पाथ कितने। सबसे पहले हाउ टू सॉल्व दिस, सबसे पहले हम निकालते हैं फॉरवर्ड पाथ कितने। तो इस क्वेश्चन को देख के क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे। तो देखो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, हम इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जा रहे हैं। ये एक जो पाथ है G1 G2 G3 और 1, ये एक पाथ फॉरवर्ड पाथ हो गया। इसी तरह से ये जो पाथ है ये भी एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ हो गए, हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। एक तो पाथ हो गया ये और एक पाथ हो गया ये। तो 2 फॉरवर्ड पाथ आ गए P1 और एक आ गया P2, राइट। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला रहेगा वो कितना हो जाएगा, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइड बाई डेल्टा।
यही रहेगा। दो फॉरवर्ड पाथ है तो ये जो फॉर्मूला है वो pk तक रिड्यूस होकर कहाँ हो जाएगा, p1 del 1 प्लस p2 del 2 अपॉन डेल। अब हमें p1 del 1 p2 del 2 और डेल्टा इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p1 क्या होता है, p1 होता है पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन। पहला फॉरवर्ड पाथ क्या था, g1 g2 g3 और 1, इसका जो गेन होगा वो p1 के बराबर हो जाएगा। गेन किस तरह से हम निकालते हैं फॉरवर्ड पाथ का, जो भी गेन दिए हुए हैं उन सब का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो g1 g2 p1 की वैल्यू हो जाएगी g1 g2 g3 इंटू 1, राइट। दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ है इसका गेन क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉरवर्ड पाथ, इसका गेन ये हो गया g1, ये हो गया g4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी g4, इसकी वैल्यू आ गई g1 g2 और g3, राइट। ये तो बात हुई p1 और p2 की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेल्टा की, क्योंकि डेल्टा यदि हमारे पास निकल जाएगा तो हम del 1 और del 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, ये हमने डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ा, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले लूप गेन निकालने पड़ेंगे, इसके बाद में 2 नॉन टचिंग लूप का गेन निकालना पड़ेगा, फिर 3 नॉन टचिंग लूप का गेन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं कि भाई लूप कितने हैं। लूप इस डायग्राम में लूप कितने होंगे, लूप भाई जो जिस नोड से शुरू हो उसी नोड पर खत्म हो जाए। तो ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया और ये एक लूप हो गया। तो कितने लूप आए हमारे पास, 4 लूप आए। इन 4 का जो गेन होगा वो हो जाएगा लूप गेन। तो पहले लूप के गेन यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इस लूप के लिए ये हो गया -h1, दूसरा लूप हो गया ये, इसका गेन हो गया -g2h2, इस तीसरे लूप के लिए हो गया -h4 और चौथे लूप के लिए हो गया -g3h3। यहां 4 लूप थे, चारों लूप के हमने गेन निकाल लिए। इसके बाद में अब हम निकालते हैं 2 नॉन टचिंग लूप गेन। दो ऐसे लूप जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं हो। तो यहाँ यदि हम बात करें तो ये एक लूप और ये एक लूप, ये दोनों ऐसे नोड हैं ये ऐसे लूप हैं जिनके बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है। तो इनका जो गेन होगा वो कहलाएगा 2 नॉन टचिंग लूप गेन। इसका गेन हो गया -h1, इसका हो गया -h4। तो 2 नॉन टचिंग लूप में पहला वाला जो ये 2 नॉन टचिंग लूप पेयर है, इसका गेन हो जाएगा -h1 -h4 that is equal to h1 h4, राइट। इसके बाद में दूसरा नॉन टचिंग लूप क्या हो जाएगा, यदि हम बात करें इस लूप की और इस लूप की, ये भी 2 नॉन टचिंग लूप है, इनका जो गेन है वो हो जाएगा 2 नॉन टचिंग लूप गेन। तो दूसरे के लिए आ जाएगा ये -h1 और इसका गेन हो गया -g3h3। यहां से इसकी वैल्यू आ गई g3h1h3। क्या और कोई यहाँ 2 नॉन टचिंग लूप पेयर है, यहाँ और कोई 2 नॉन टचिंग लूप पेयर नहीं है। तो हमारे पास केवल यहाँ 2 पेयर मिले जो कि 2 नॉन टचिंग लूप पेयर हैं। इसके बाद यदि हम 3 नॉन टचिंग लूप पेयर की बात करें तो क्या यहाँ 3 नॉन टचिंग लूप पेयर हैं, यहाँ कोई भी 3 नॉन टचिंग लूप पेयर नहीं है। फर्दर यदि हम बात करें 4 नॉन टचिंग लूप की तो वहां भी 4 नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा का वो कहाँ आके रिड्यूस हो जाएगा,
वो रिड्यूस हो जाएगा 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। आगे की जो भी टर्म है वो कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। बात आई समझ में? ये हमने निकाला डेल्टा। अब हम बात करते हैं डेल के। डेल के क्या है? वैल्यू ऑफ डेल्टा विच डज नॉट टच द kth फॉरवर्ड पाथ। डेल्टा की वह वैल्यू जो kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो। मतलब यदि हम kth फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो गया, 2 फॉरवर्ड पाथ है, एक तो ये है, पहला फॉरवर्ड पाथ ये है और दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये है। तो डेल्टा की वह वैल्यू जो इस पाथ को टच नहीं कर रही हो। देखो ये जो पहला फॉरवर्ड पाथ है, इस फॉरवर्ड पाथ में ये लूप भी टच कर रहा है, ये लूप भी टच कर रहा है, ये लूप भी टच कर रहा है और ये लूप भी टच कर रहा है। तो यदि हम डेल 1 की वैल्यू निकालें तो डेल 1 कितना हो जाएगा? डेल 1 क्या होगा? डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करे। डेल्टा की वैल्यू थी 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। क्या ऐसा कोई लूप है जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो? कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो। ये हो गया 0, राइट, प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। ठीक है, तो क्या ऐसे कोई टू नॉन टचिंग लूप पेयर हैं जो इसको टच ना कर रहे हो? ऐसा कोई भी, जब सिंगल लूप ही नहीं है तो कोई टू नॉन टचिंग लूप पेयर भी नहीं होगा जो इसको टच नहीं कर रहा हो। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? 0। इसी तरह से आगे की जो सारी टर्म है वो कितनी हो जाएंगी? 0। तो डेल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। बात आई समझ में? डेल्टा की वह वैल्यू जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रही हो, डेल्टा की वैल्यू हो गई 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। डेल 1 बराबर 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। पहला ऐसा कोई भी लूप नहीं था जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हो। सारे के सारे जो लूप पेयर हैं ये पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो इसको टच ना कर रहा हो, इसकी वैल्यू भी हो गई 0 अप टू सो ऑन, राइट। यहां से इसकी वैल्यू कितनी मिली? 1। अब बात करें डेल 2। डेल 2 क्या हो जाएगा? डेल्टा की वह वैल्यू जो दूसरे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो। डेल्टा की वह वैल्यू जो दूसरे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हो, मतलब 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। सम ऑफ लूप गेन, देखो दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा था? दूसरा फॉरवर्ड पाथ है ये, दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये है। ऐसा कौन सा लूप है जो नहीं कर रहा? देखो एक लूप ये है जो इसको टच नहीं कर रहा, एक लूप ये है जो इसको टच नहीं कर रहा, और एक लूप ये है जो इसको टच नहीं कर रहा। जबकि ये जो लूप है वो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। x4 जो नोड है वो एक कॉमन नोड आ गया, तो कौन सा लूप कंसिडर नहीं होगा? ये लूप कंसिडर नहीं होगा। बाकी के जो तीनों लूप है वो यहाँ कंसिडरेबल होंगे, तो इनको हमने कंसिडर किया। तो डेल्टा की वैल्यू 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन। ठीक है, तो दूसरा ऐसा जो पाथ है जिसको टच ना कर रहे हूं, तो यदि हम बात करें G4, तो ये इसमें ये लूप इसको टच नहीं कर रहा, ये लूप भी इसको टच नहीं कर रहा, ये लूप भी इसको टच नहीं कर रहा, जबकि ये जो लूप है वो इस पाथ को टच कर रहा है। तो हमारे पास केवल कौन से लूप बच जाएंगे? केवल 3 लूप बच जाएंगे। तो डेल 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, या जाएगा H1 माइनस H2 G2 माइनस, ये हो गया माइनस H4। ये लूप यहां कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये जो X4 नोड है ये कॉमन नोड हो गया, राइट। प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। यहां ये जो दूसरा फॉरवर्ड पाथ है इसमें क्या ऐसे लूप है जो इसको टच नहीं कर रहे हूं? तो देखो यदि मैं इस लूप पेयर की बात करूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो गेन होगा वो हो जाएगा टू नॉन टचिंग लूप पेयर गेन, राइट। तो इसका गेन कितना आ जाएगा? ये गेन हो गया माइनस H1, इसका हो गया माइनस H4, माइनस H1, ये हो गया माइनस H4। बाकी और कोई सा भी, ये दोनों लूप आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों लूप भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बाकी और कोई भी टू नॉन टचिंग लूप पेयर नहीं होंगे, केवल एक ही टू नॉन टचिंग लूप पेयर होगा। उसका गेन प्रोडक्ट हमने लिख दिया माइनस H1 H4, राइट।
इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 प्लस H1 प्लस H2 G2 प्लस H4 प्लस H1 H4, राइट। तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट की। सबसे पहले हमने P1 डेल 1 निकाल लिया, P2 डेल 2 भी निकाल लिया और डेल्टा की वैल्यू भी निकाल ली। हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। तो अब हम यहां से ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो हो जाएगा P1 की वैल्यू थी हमारे पास G1 G2 G3, G1 G2 G3 इंटू डेल 1 की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस P2 डेल 2, P2 की वैल्यू थी हमारे पास G4 इंटू डेल 2 की वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस H1 प्लस H2 G2 प्लस H4 प्लस H1 H4 डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हुई, डेल्टा की वैल्यू थी 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन, ये हो गया सम ऑफ लूप गेन। इन सब का हम सम कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस H1 माइनस G2 H2 माइनस H4 माइनस G3 H3 प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप का गेन प्रोडक्ट, यह आ गया H1 H4 प्लस G3 H1 H3 प्लस माइनस 3 नॉन टचिंग लूप पेयर है ही नहीं, उसकी वैल्यू हो गई 0, बाकी 0 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा G1 G2 G3 प्लस G4 इंटू 1 प्लस H1 प्लस H2 G2 प्लस H4 प्लस H1 H4 होल डिवाइड बाय 1 प्लस H1 प्लस G2 H2 प्लस H4 प्लस G3 H3 प्लस H1 H4 प्लस G3 H1 H3, राइट। तो ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए ट्रांसफर फंक्शन। ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा ये। तो हमें करना क्या था, हमें P1 की वैल्यू निकालनी थी, P2 की वैल्यू निकालनी थी, डेल 1 की वैल्यू निकालनी थी, डेल 2 की वैल्यू निकालनी थी और डेल्टा की वैल्यू निकालनी थी। इस तरह से हम इनको वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ से हम मेसन फॉर्मूले से हम किसी भी डायग्राम के लिए हम सिग्नल फ्लो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।